Assalamu alaikum students. आई एम योर फिज़िक्स टीचर साकिब इसहाक। तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं 11.4 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। उसका जो टॉपिक है 11.4 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि जो Q है दैट इज़ हीट और इंटरनल एनर्जी, फिर जिसको हमने कहा था कि इंटरनल एनर्जी इज़ ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज एंड प्लस वर्क डन। तो देखें स्टूडेंट्स कि जब हम किसी सिस्टम में हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट एनर्जी किसी सिस्टम को देंगे, तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो इंटरनल एनर्जी U1 स्टेज से U2 यानी इनिशियल से फाइनल तक उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो आपको पता है जब एनर्जी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो साथ साथ आपको पता है प्रेशर भी ग्रो करेगा। तो जब प्रेशर ग्रो करेगा तो अगर हम अलाउ करें कोई सिस्टम में पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन की मूवमेंट को अगर हम अलाउ करें तो पिस्टन मूव करेगा। तो जब पिस्टन मूव करेगा तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया कि वर्क डन बाय द सिस्टम है ये वाला प्रोसेस जो हमने लास्ट में इसकी कन्वेंशंस पढ़ी थी, जिसमें आपने देखा कि सिंपली हम क्या करते हैं कि क्यों हीट अगर हम किसी सिस्टम को प्रोवाइड करें उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, उसका टेम्परेचर चेंज होगा, उसका प्रेशर ग्रो होगा, और जब प्रेशर ग्रो होगा तो अगर हम पिस्टन को अलाउ करें मूव करना तो वो वर्क करेगा, पिस्टन की सिंपल मूवमेंट होगी तो वो वर्क करेगा सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो यही असल में है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो क्या है, वो क्या कहता है कि जब हम किसी सिस्टम में हीट को इंटर करते हैं तो जैसे ही हीट इंटर होती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। जैसे ही उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो वो सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है। ये बहुत ही नेचुरल लॉ है। जैसे आप डेली लाइफ में से इसको एग्जांपल बहुत सारी हज़ारों एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है, तो हम एनर्जी लेते हैं कहाँ से, फूड से, और जैसे ही वो एनर्जी आती है हमारे अंदर तो हमारी इंटरनल एनर्जी बॉडी की इंक्रीज़ हो जाती है, और जैसे ही हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जो वर्क है, वर्क करने से किस तरह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, वर्क और इंटरनल एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है, तो इसको समझाने के लिए सिंपल बुक ने एक छोटी सी एग्जांपल दी है बाईसाइकिल पंप की। बाईसाइकिल पंप में असल में क्या होता है, शायद आपने देखा हो कि उस पंप को मोस्टली उसके अंदर हम हवा ब्लो करवा सकते हैं ज़ोर ज़ोर से, उसका हम अगर पिस्टन मूव करवाएं जो उसके ऊपर हैंडल सा लगा होता है, इसके अंदर एयर होती है, और यहाँ पे आगे एक थर्मोकपल लेट सपोज हम लगा लेते हैं, और फिर आगे हम मिली वोल्ट मीटर लगा लेते हैं जो ईएमएफ या वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। तो क्या करेंगे हम, जब हम पंप को यहाँ ज़ोर ज़ोर से ब्लो करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हीट जनरेट हो जाएगी, जो थर्मोकपल क्या करेगा, उस हीट को मज़ीद एम्पलीफाई करके तो इस मिली वोल्ट मीटर में भेजेगा, और मिली वोल्ट मीटर आपको डिटेक्ट करेगा कि वाकई यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, तो वो डिटेक्ट हो जाएगी यहाँ पे मिली वोल्ट मीटर पे। और वैसे भी आप देखते हैं नॉर्मल लाइफ में कि जब आप क्या करते हैं कि किसी भी पंप को प्रेस करते हैं ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे, तो क्या होता है कि वो पंप हीट अप आना शुरू हो जाता है। तो यही हम कह रहे हैं कि ये जो हम वर्क कर रहे हैं, ये वर्क क्या कर रहा है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, वर्क कर रहे हैं लगातार तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और यही टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो फिर इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। जैसे हमने लास्ट में देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो यही बात यहाँ पंप के केस में भी है कि यही इनका आपस में रिलेशन है कि वर्क करेंगे हम इसको, पंप को, बाईसाइकिल पंप को हम ज़ोर ज़ोर से
पुश एंड पुल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हम वर्क कर रहे हैं और यही वर्क क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और यही टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये है आपस में वर्क और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन। एक और सिंपल सी एग्जांपल है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की। वही जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जिस्म को वर्क करता है हमारी बॉडी जो है वर्क करती है। उसके बाद हमारे जो जिस्म में सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं। पुराने ख़त्म हो रहे होते हैं, नए बन रहे होते हैं, पुराने ख़त्म हो रहे होते हैं। ग्रोथ, हमारे सेल्स को ग्रोथ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो ग्रोथ कैसे कंप्लीट हो स्टूडेंट्स, वो ग्रोथ इस तरह से कंप्लीट होती है कि जहाँ से हम फूड खाते हैं तो वो फूड क्या होती है, एनर्जी में हमें एनर्जी मिलती है उस फूड से। तो फिर हम क्या करते हैं, हम वर्क करते हैं और फिर हमारे सेल ग्रोथ करते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कोई भी सिस्टम है उसमें जब हीट इंटर करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो अगर हम पिस्टन को अलाउ करें मूव करना तो वो वर्क करेगा। तो यही हम कहते हैं कि नेचुरल सलाह है जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, वर्क फिर वो सिस्टम करते हैं। और इसकी वर्क और इंटरनल एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है, सिंपल सी बाईसाइकिल पंप वाली एग्जांपल बुक ने दी हुई है। फिर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की भी एग्जांपल है कि हम फूड लेते हैं, फूड से एनर्जी मिलती है, फिर हम वर्क करते हैं, हमारे सेल की ग्रोथ होती है, कंटिन्यूसली हमारे सेल बॉडी में चेंज हो रहे होते हैं, ग्रोथ की ज़रूरत होती है और वो किससे होती है, एनर्जी से हम यूज़फुल फिर हम क्या करते हैं, आगे वर्क करते हैं। तो दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो आए उस कॉन्सिक्वेंसेज को डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक के ऊपर दो ही तरह की मेंशन है, सम आइसोथर्मल प्रोसेस है एक और दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो दोनों आपकी बुक के ऊपर मेंशन है। तो बाय कंपैरिजन मैंने इनको लिखा है, इन कंपैरिजन से देखते हैं कि व्हाट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड व्हाट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। सबसे पहले है आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर। आइसो मीन्स सेम और थर्म मीन टेम्परेचर, मीन आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर। इट मीन्स कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। इस प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है हमने। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो कौन सा लॉ था, जल्दी से याद करें। जी हाँ, वो बॉयल्स लॉ था, जिसमें हम क्या कह रहे थे कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते थे, जो हमने टॉपिक में डिस्कस किया था। तो इस आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो टेम्परेचर को किस लॉ में, बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट रखते हैं। ओके, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं चेंज होगी, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर हम नहीं इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर हम क्या, इसमें होता क्या है असल में कि हम कंटिन्यूसली किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं और हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो सिस्टम कंटिन्यूसली, लेट्स सपोज उसमें गैसेस हैं और वह गैसेस एक्सपेंड होती रहती हैं कंटिन्यूसली, और वही गैसेस एक्सपेंड होती रहती हैं और टेम्परेचर फिर कांस्टेंट रहता है। आपको पता है गैसेस की एक्सपेंशन से कूलिंग होती है, एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग। और जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगी कि वो कोई भी हमारे पास सिस्टम है, कंटेनर है, तो वो सारी हीट जो है वर्क में ज़ाया हो जाएगी, वर्क करने में लग जाएगी और हमारा सिस्टम में टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो इसको सिंपल हम, एक सिस्टम है, सिस्टम में देखेंगे जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हीट क्या कर रही है, इस वर्क कर रही है, कंटिन्यूसली वर्क कर रही है और टेम्परेचर इस सिस्टम का मेंटेन रह रहा है। तो फिर इसको हम सिंपल इस इक्वेशन से प्रूव भी कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो, जब इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी तो क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। मीन्स जितनी हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट क्या होगी, वर्क करने में लग जाएगी, और जब वर्क करने में वो सारी हीट लगेगी तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसकी इक्वेशन होती है पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जैसे बॉयल्स लॉ की आपने पढ़ी थी,
पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट या पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ओके, याद रहे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मोस्ट स्लोली प्रोसेस होते हैं, ये स्लो प्रोसेस होते हैं, ये आइसोथर्मल वाले प्रोसेस जब इनको परफॉर्म करते हैं तो ये बड़े स्लो प्रोसेस होते हैं। और ये जो एक ग्राफ है आइसोथर्मल प्रोसेस का, ये इस तरह से इन्वर्स का ग्राफ आता है आइसोथर्मल प्रोसेस का, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इस तरह का क्या आता है कि हमारे पास आइसोथर्मल कर्व आती है, इसे आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट जब हम प्लॉट करें, दो वेरिएबल्स हों, तो इस तरह का हमारे पास इन्वर्स में ग्राफ बनता है जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग नहीं होगी, जब इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग नहीं होगी, दैट इज़ कॉल्ड बॉयल्स लॉ, और ये बॉयल्स लॉ होता है। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी हीट प्रोवाइड करेंगे हम सिस्टम को, वो सारी की सारी हीट यूटिलाइज हो जाएगी वर्क करने में, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ नहीं होगा सिस्टम का। तो हम कह सकते हैं कि क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, और इसकी इक्वेशन होती है पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और ये मोस्ट स्लो प्रोसेस होते हैं, ये परफॉर्म होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे प्रोसेस जिनमें ना हीट इंटर हो और ना हीट लीव हो। कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम में जब ना हीट इंटर हो और ना उस सिस्टम से हीट लीव हो, तो ऐसे प्रोसेसेस को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जब ना हीट इंटर होगी ना हीट लीव होगी, इट मीन्स क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो, और हमारे पास इक्वेशन है क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो क्यू ज़ीरो, तो हमारे पास ज़ीरो इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू आ गया। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि हम डेल यू को उठा के उधर लेके जाएं, तो ये माइनस डेल यू हो जाएगा। और एक तो ये तरीका है कि हम डब्ल्यू को उठा के उधर ले जाएं, तो ये माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो हम इसको दो वेज में लिख सकते हैं, दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं इस डब्ल्यू को उठा के इधर ले आऊँ, तो मैं लिखूँ माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू प्लस डेल यू, प्लस ही होगा, लिखने की ज़रूरत हो ना हो। फिर एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि डब्ल्यू इधर ही रहने दूँ और डेल यू इधर लेके जाऊँ, तो माइनस डेल यू। तो ये हमारे पास दो वे। तो ये फर्स्ट वे हमें क्या बताती है कि वर्क डन ऑन द गैस विल इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, हेंस टेम्परेचर इंक्रीजेज। क्या मतलब है कि जब माइनस डेल डब्ल्यू होगा, माइनस डब्ल्यू होगा, तो मैंने कहा था माइनस डब्ल्यू क्या होता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, तब हम इसको कन्वेंशन लेंगे क्या, माइनस। ठीक है, तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तब हम माइनस का साइन लेंगे। तो इसमें क्या होगा, वर्क डन ऑन द गैस होगा एंड विल इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, और इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। मसलन एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक गैस सिलेंडर है, उसमें पिस्टन लगा, पिस्टन को प्रेस करते हैं, हीट ना एंटर हो रही है ना लीव हो रही है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी मालिक्यूल्स की, और टेम्परेचर भी ज़ाहिर सी बात है, इंटरनल एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं। दूसरी जो है, फिर आप उस गैस को अलाउ करें कि वो एक्सपेंड करे, प्रेस करने के बाद छोड़ दें। तो जब अब वो गैस वर्क करेगी पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा खुद ब खुद, और जो वर्क होगा वो किसकी बेस पे होगा, गैस अब वर्क करेगी। किस तरह वर्क करेगी, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करके वर्क करेगी। तो जब वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करेगी, तो वर्क डन बाय द गैस होगा। जब वर्क डन बाय द गैस होगा, विल अपीयर एज अ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो जो उसकी एनर्जी थी वो उसको यूटिलाइज कर रही है पिस्टन को ऊपर मूव करने में, तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, हेंस टेम्परेचर डिक्रीज। तो ये है हमारे पास एक वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, गैस को हम लेट्स सपोज आप समझ लें इसको प्रेस कर रहे हैं। जब वर्क डन बाय द गैस होगा, तो गैस को अलाउ होकर वर्क कर रहे हैं कि एक्सपेंड हो। तो हम इस तरह से इक्वेशन को लिख सकते हैं। और फिर जो लास्ट चीज़ है, वो याद रहे कि ये जो हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, ये बड़े रैपिड प्रोसेस होते हैं। इनमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन जल्दी से जल्दी होती है, तेज़ तेज़ कंप्रेशन एक्सपेंशन होती है। तो ये बड़े रैपिड प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास, किसके, एडियाबैटिक प्रोसेस के। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं,
कार या मोटरसाइकिल का टायर का बर्स्ट होना इसकी एग्जांपल है। एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन में है, हमारे एटमॉस्फेयर में फॉर्मेशन होती है क्लाउड्स की, वो इसके एग्जांपल्स हैं। तो बहरहाल जितने भी रैपिड प्रोसेस होते हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, और बुक ने भी मेंशन किया है, उन सब को कहते हैं क्या, एडियाबैटिक। और इसके लिए जो इक्वेशन यूज़ होती है वो पी वी, सिंपल पी नहीं है, पी वी इक्वल्स टू PV gamma equals to constant, where gamma equals to ratio of specific Cp divided over Cp. Cp is equal to specific heat of gas at constant pressure divided by specific heat of gas at constant volume. तो इस चीज़ को फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे कि व्हाट इज़ Cp एंड Cv। तो बहरहाल अभी इसकी इक्वेशन ये बनती है। तो जी बच्चों, इससे हमने क्या सीखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस से temperature constant, internal energy no change, Boyle's law and this curve and final slow processes होते हैं, इक्वेशन ये होती है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या सीखा, नो हीट इंटर नो लिव्स, क्यू इक्वल्स टू जीरो। अब हम इस इक्वेशन को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर -W की फॉर्म में लिखेंगे वर्क डन ऑन द गैस होगा, और अगर +W में लिखेंगे तो वर्क डन बाय द गैस होगा। ये सारे रैपिड प्रोसेसेस होते हैं और ये हमारे पास इसकी इक्वेशन होती है। और ये सारे एडियाबैटिक प्रोसेस की, ये थोड़ी सी एडियाबैटिक प्रोसेस की ये करवाती है पी और वी के अगेंस्ट जब हम प्लॉट करते हैं। इस कर्व और इस कर्व में क्या फ़र्क है, ये कर्व थोड़ी सी स्टीपर है, यानी ज़्यादा गहरी है एज़ कम्पेयर टू दिस। आपको नज़र भी आ रही होगी, ये थोड़ी सी कर्व है, ज़्यादा कर्व है, तो थोड़ी ज़्यादा स्टीपर है। तो ये है इनके दो कॉन्सिक्वेंसेज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के, थर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, जिसको नहीं समझ आया फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।